हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रेरी कोचिंग सेंटर। आज हम लोग अपने इस वीडियो में बात करेंगे गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र की। इसमें अपवर्तन का फॉर्मूला आता है N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। नाउ दिस इज़ द फार्मूला विच वी आर गोइंग टू प्रूव। अब इसमें ये एक अवतल लेंस होता है। यहाँ पर ये वाला डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम, जिसका कि अपवर्तनांक N2 है, और ये वाला विरल माध्यम है जिसका अपवर्तनांक हम लोग मान लेते हैं N1 है। तो ये इसका मुख्य अक्ष है और ये इसका P बिंदु है। हमने मान लिया यहाँ पर कोई वस्तु O रखी है, तो इस O से एक प्रकाश की किरण लेंस पर गिरती है बिंदु A पर। तो ये माध्यम जो है ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। इसका अपवर्तनांक N2 है, इसका अपवर्तनांक N1 है। तो जो प्रकाश की किरण दर्पण के बिंदु A पर टकराती है, यहाँ से इसका माध्यम चेंज होगा। और अपवर्तन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और किस तरह से विचलित होती है? यदि वह प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और यदि प्रकाश की किरण सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो यहाँ पर प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है, तो ये क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकेगी। अब इस सरफेस पर, यानी जहाँ पर प्रकाश की किरण आपतन बिंदु A पर टकरा रही है, वहाँ पर हमें अभिलंब चाहिए। तो इस वाली सरफेस पर अभिलंब चाहिए हमें। तो इस वाली सरफेस का जो अभिलंब होगा वो सीधे वक्रता केंद्र C को होकर जाएगा। यानी बिंदु A से अभिलंब जो हम खींचेंगे वो, इसको C बिंदु मान लेते हैं। C मीन्स वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया इसका अभिलंब। तो प्रकाश की किरण ये O से A तक आ रही थी। अगर यहाँ माध्यम चेंज नहीं होता तो प्रकाश की किरण सीधे इस तरह से निकल जाती। अब चूँकि माध्यम चेंज कर दिया गया है, इसलिए प्रकाश की किरण ये ना जा करके ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यानी कि ये प्रकाश की किरण इस तरह से, कुछ इस तरह से निकल जाएगी। ये पहली किरण हो गई। और दूसरी किरण की बात करें अगर हम, तो दूसरी किरण हमने सीधे वक्रता केंद्र से दर्पण के लेंस के ध्रुव P से सीधे निकाल दी, तो ये इस तरह से निकल जाएगी। तो हम जानते हैं, दर्पण में भी हमने पढ़ रखा है कि जब दोनों प्रकाश की किरणें आपस में कहीं पर मिलती हैं तो उनका वहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है। अब पहली वाली किरण ये जा रही है और दूसरी वाली किरण ये जा रही है, क्या ये दोनों कभी आपस में कभी मिलेंगी? तो ये मिलती हुई नहीं प्रतीत होती हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, ये जो अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण ये वाली, इस किरण को क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ाते हैं। अपवर्तित किरण को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो पीछे की तरफ बढ़ाने पर जब ये इस जगह पर आती है, तो इस जगह पर देखिए पहली किरण ये जा रही थी, दूसरी किरण ये जा रही थी। तो इस वाली जब अपवर्तित किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये इस बिंदु पर आकर के मुख्य अक्ष से मिल जाएगी। तो जहाँ पर ये मुख्य अक्ष से मिलेगी वहीं पर उस वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है I। अब यहाँ पर दोनों किरणें मिली तो इसी जगह पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए आने वाली किरण क्या थी? OA, और OA किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाएगी, अभिलंब हमारा कौन सा है? C के साथ में। तो ये जो कोण बनेगा A पर, C के साथ में जो अभिलंब के साथ में कोण बनेगा वो बनता है आपतन कोण I। तो ये बन गया हमारा आपतन कोण I। और जिस किरण को हमने पीछे की तरफ बढ़ाया वो कौन सी किरण थी? अपवर्तित किरण थी। तो अपवर्तित किरण का अभिलंब के साथ में अपवर्तन कोण बनता है, और अपवर्तन कोण को हम लोग किससे दिखाते हैं? R से। तो यहाँ पर ये हो गया R कोण, और ये जो पूरा एंगल है ये है एंगल I। ठीक। अब यहाँ पर मान लेते हैं ये तीन कोण है हमारे, अल्फ़ा, बीटा, गामा, इसको मान लेते हैं। और बिंदु A से मुख्य अक्ष पर एक लंब खींच लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं N। और ये जो लंब की हाइट है, हाइट को मान लेते हैं H।
अब देखिए, चूंकि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो जब प्रकाश की किरण माध्यम चेंज करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वहाँ पर स्नेल का नियम लगता है। और स्नेल का नियम क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या मीन्स साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो यहाँ पर दो अनुपात निरपेक्ष अपवर्तनांक दिए गए हैं, n2 और n1। तो यहाँ लिखेंगे अब स्नेल के नियम से, स्नेल बाय द स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से क्या होगा, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू प्रकाश की किरण जिस माध्यम में जा रही है वो पहले लिखा जाता है और जिससे जा रही है वो बाद में लिखा जाता है, यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1। ये हो जाएगा स्नेल के नियम से। अब अपने चित्र पर फोकस करते हैं, फिगर पर। तो यहाँ पर जो कोण अल्फ़ा बीटा गामा ये तीन एंगल बन रहे हैं, तो इन तीनों एंगल से देखते हैं। हमने पहले पढ़ रखा है कि जब दो आंतरिक कोण यानी त्रिभुज में अगर दो आंतरिक कोण बन रहे हैं तो वो बाह्य कोण के बराबर होते हैं। ये जो हमारा बन रहा है त्रिभुज वो कुछ इस तरह से बन रहा है। ये पहले इसमें त्रिभुज हम लोग लेते हैं, त्रिभुज ओ ए सी, त्रिभुज ओ ए सी पहले अभिलंब के साथ में, त्रिभुज ओ ए सी में इस त्रिभुज में देखते हैं। तो ओ ए सी में देखिए, ये अल्फ़ा कोण बन रहा था और ये सी क्या था हमारा, अभिलंब। ये कोण अल्फ़ा है और ये कोण पूरा आई है। तो जो कोण गामा होगा वो बाह्य कोण है और जो आंतरिक कोण है वो अल्फ़ा है और आर है। तो अल्फ़ा और आर इन दोनों का योग बाह्य कोण गामा के बराबर होगा त्रिभुज ओ सी ए में। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि बाह्य कोण आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है तो इसलिए गामा बराबर होगा अल्फ़ा प्लस आई, गामा बराबर अल्फ़ा प्लस आई। यहाँ से आई की वैल्यू क्या होगी, गामा माइनस अल्फ़ा। इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड देखते हैं बाद में। अब जो हमने अपवर्तित किरण पीछे की तरफ बढ़ाई थी, यहाँ पर प्रतिबिंब बना था आई, इस वाले त्रिभुज के देखते हैं। तो आई सी ए इस त्रिभुज की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें भी दो आंतरिक कोण हैं। आंतरिक कोण कौन कौन से हैं, एक बीटा है, दूसरा है आर। तो बीटा प्लस आर ये बराबर किसके होगा, गामा के। गामा क्या है, बाह्य कोण। तो आंतरिक कोण है बीटा और आर, ये दोनों का योग जो है, जोड़ ऐड, वो किसके बराबर होगा, गामा के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज आई सी ए में, यहाँ से क्या होगा, इन दोनों ट्रायंगल से गामा बराबर बीटा प्लस आर, गामा बराबर बीटा प्लस आर। यहाँ से आर की वैल्यू क्या होगी, गामा माइनस बीटा। इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। And by the Snell's law we have detect sin I upon sin R is equal to n2 upon n1। अब हम लोग यहाँ सपोज़ करते हैं कि साइन जो हमारी ज्या कोण है वो लेंस की तुलना में बहुत ही सूक्ष्म कोण है। गोली पृष्ठ जो हमारा है वो उसका व्यास बहुत ही छोटा है, तो इसलिए यहाँ पर साइन और साइन का विलोपन हो जाएगा, इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, केवल आई बचेगा और आर बचेगा। और फिर इसका हम लोग यहाँ पर देखिए आई अपॉन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आ जाएगा n1 आई इज इक्वल टू n2 आर। तो ये हो गया n1 आई इज इक्वल टू n2 आर। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन जो है वहाँ से आई और आर के हमने मान निकाले थे, आई व आर के मान इसमें रखेंगे थर्ड नंबर इक्वेशन में। आई और आर के मान फर्स्ट व सेकंड से इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करने पर तो n1 इंटू आई की वैल्यू कितनी निकाली थी, गामा माइनस अल्फ़ा। तो ये गामा माइनस अल्फ़ा यहाँ पुट करेंगे इज इक्वल टू n2 इंटू आर की वैल्यू क्या थी, गामा माइनस बीटा। तो गामा माइनस बीटा। अब n1 का इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे तो n1 गामा माइनस n1 अल्फ़ा इज इक्वल टू n2 गामा माइनस n2 बीटा। अब इसमें इधर भी गामा आ रहा है, इधर भी गामा आ रहा है, तो एक काम करते हैं, इस गामा को एक साइड कर लेते हैं। तो n1 गामा माइनस n2 गामा इज इक्वल टू n2 अल्फ़ा को उधर कर दें तो n2 अल्फ़ा माइनस n2 बीटा
सॉरी यहाँ पर N1 अल्फ़ा होगा, तो N1 अल्फ़ा माइनस N2 बीटा। अब अल्फ़ा बीटा गामा के मान इस फिगर से फाइंड आउट करते हैं। अब चूंकि फार्मूले में हमें वी यू आर यानी प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और वक्रता त्रिज्या लानी है, तो इसलिए यहाँ पर दूरियाँ देखते हैं। दूरियाँ P से लेकर, सभी दूरियाँ P से मापी जाती हैं, तो ध्रुव P से लेकर O हमारी क्या है, वस्तु। P से लेकर O वस्तु है, तो वस्तु की दूरी को हम लोग किससे दिखाते हैं, PO बराबर हो जाएगा हमारा क्या, U, और PI बराबर हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी है ये, I ऊपर प्रतिबिंब बना है, तो PI प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखते हैं, और P से लेकर C तक की दूरी क्या होती है, R, तो PC बराबर हो गया R। अब चूंकि अवतल पृष्ठ है, तो अवतल पृष्ठ में सभी दूरियां निगेटिव ली जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पर UVR ये सब पूरा निगेटिव रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा के मान इस फिगर से कैसे निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो अल्फ़ा बीटा गामा है, इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फ़ा बराबर 10 अल्फ़ा लंब के बराबर मान लेते हैं 10 अल्फ़ा। अब देखिए 10 अल्फ़ा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 10 में ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ रखा है, 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर ये लंब जो है हमारा वो n है, और आधार यहाँ से ले रहे हैं अल्फ़ा कोण से, तो क्या होगा, आधार P से लेकर O तक। तो 10 अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, H, यानी कि PA भी कह सकते हैं, और उसको हमने क्या मान रखा है, H मान रखा है, तो H/PO। अब इसी तरह बीटा की वैल्यू क्या होगी, 10 बीटा के इज इक्वल होगी, और 10 बीटा की वैल्यू इस वाले ट्रायंगल से निकालेंगे, तो इसमें बीटा की वैल्यू P से लेकर कहाँ तक आई है, I तक दूरी है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, लंब बटे आधार हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये क्या हो जाएगा, P से लेकर I तक, और ये क्या है, P से लेकर A तक। तो 10 बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, H/PI, एंड गामा इज इक्वल टू क्या होगा, 10 गामा। तो 10 गामा भी क्या हो जाएगा, H अपॉन क्या होगा, P से लेकर C तक, तो ये दूरी आ जाएगी PC। अब जो अल्फ़ा बीटा गामा की जो वैल्यू आई है, H/PO, H/PI और H/PC, ये वैल्यू हम इसी फार्मूले में इसमें अल्फ़ा बीटा के गामा के मान रखेंगे। तो N1 गामा की वैल्यू कितनी आई है, H/PC, तो H/PC माइनस N2 गामा की वैल्यू फिर से वही क्या आई है, H/PC बराबर N1, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है, H/PO, तो इंटू H/PO माइनस N2, और बीटा की वैल्यू क्या आई है, H/PI, तो ये यहाँ रख देंगे इंटू H/PI। अब दोनों साइड में कॉमन क्या है, H कॉमन है, तो H को कॉमन लेकर के हटा देंगे, H कॉमन है इधर भी, तो यहाँ क्या आएगा, N1/PC की वैल्यू कितने हमने निकाली थी, माइनस का R, तो N1 बटे माइनस का R माइनस यहाँ क्या आया, N2, H तो हमारा कॉमन हो गया, PC की वैल्यू यहाँ पर भी क्या होगी, माइनस का R। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर यहाँ भी कॉमन क्या है, H कॉमन है, तो यहाँ N1/PO, P से लेकर O तक की दूरी, वस्तु की दूरी, इसको किससे लिखते हैं, U से, तो माइनस U, और माइनस N2/PI प्रतिबिंब की दूरी, PI प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं, V से, तो माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से H और H जो कॉमन लिया था वो हट जाएगा, तो केवल अब क्या बचा, ये माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N2 वाले को पहले लिख दें और N1 वाले को बाद में लिख दें, तो N2/R माइनस N1/R बराबर N2/V माइनस N1/U। अब यहाँ पर LCM ले लें इन दोनों में, तो LCM क्या होगा इन दोनों का, R, तो यहाँ क्या आएगा, N2 माइनस N1/R इज इक्वल टू N2/V माइनस N1/U। तो गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र N2 माइनस N1/R इज इक्वल टू N2/V माइनस N1/U ये होता है। यदि इस फॉर्मूले में कह दे, यदि माध्यम के अपवर्तनांक दोनों के सेम है, यदि माध्यम के अपवर्तनांक दोनों के सेम है, तो जब माध्यम के अपवर्तनांक सेम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, N21
कह सकते हैं माध्यम के अपवर्तनांक सेम होने पर n21 बराबर n2/n1। तो इस फॉर्मूले में जो हमने निकाला है इसमें n1 से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे। दोनों पक्षों में जब n1 से भाग करेंगे तो यहाँ n1 से n1 कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा n21 यानी n2/n1। n2/n1 की जगह बाद में क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा n-1/r बराबर, और यहाँ आएगा n2/n1, इसकी जगह पर n21 लिख सकते हैं, तो n21/v इज इक्वल टू यहाँ पर 1 बचेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n2/n1 माइनस n1/n1 अपॉन r बराबर n2/n1 माइनस n1/n1, और यहाँ पर बटे में क्या था v और यहाँ पर क्या था u। यहाँ n1 से n1 कट जाएगा और यहाँ भी n1 से n1 कट जाएगा। n2/n1 की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग क्या, n21 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 1/r बराबर, इसकी जगह भी क्या लिख सकते हैं n21/v माइनस 1/u। तो फाइनली जो फार्मूला आता है हमारे पास वो क्या आता है, n-1/r इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v माइनस 1/u की जगह पर 1/f भी लिखा जा सकता है, क्योंकि हम लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला जानते हैं, क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसकी जगह पर ये भी लिखा जा सकता है। तो नाउ दिस इज फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस इज प्रूव्ड।